गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर के लिए रसायन शास्त्र का शिक्षण शास्त्र पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास 3 दिन अंतिम दिन रहेगी। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को केमिस्ट्री की क्लास रहती है और मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को फिजिक्स की रहती है, फिजिक्स और आज रहेगी हमारी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस। तो केमिस्ट्री में हमने हमारा सेकेंड ईयर का पहला यूनिट है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें। पाठ्यक्रम का हमने परिभाषा का अध्ययन कर लिया है। परिभाषाओं के बाद विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषा दी है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में पाठ्यक्रम के सिद्धांत पढ़े। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण करते वक्त किन किन सिद्धांतों का हमें उचित रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो कोई भी संस्था या जो भी पाठ्यक्रम का निर्धारण करे, विद्यालय, संस्था है, गवर्नमेंट है, तो इन सभी को कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत प्रस्तुत किए उनके बारे में अध्ययन करना, फिर उनका पाठ्यक्रम में निर्माण करना। आज हमारा मुख्य रूप से टॉपिक रहेगा रसायन शास्त्र पाठ्यक्रमों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब प्रॉपर वर्गीकरण ना होकर अलग अलग कालांश में या अलग अलग समय में, जब से मनोविज्ञान या शिक्षण शास्त्र बना है या शिक्षाविद बने हैं या जब से पढ़ाई स्टार्ट हुई है, उनके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में जिन जिन पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया, क्या उद्देश्य लेकर उनका पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया, क्या लक्ष्य लेकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया, उस समय की स्थिति कैसी थी, किस तरह उन्होंने उस स्थिति को देखकर ही पढ़ाना सक्षम समझा या सच समझा, तो उन सभी को देखते हुए कुछ वर्गीकरण किए गए। अलग अलग शताब्दियों समय, दशकों को के अंतर्गत पाठ्यक्रम कैसा रहा, उन सभी को देखते हुए रसायन विज्ञान में कौन कौन से विषय को या उनके शिक्षार्थियों और समाज की भूमिका देखते हुए उनको बांटा है। तो इनका मुख्य रूप से बांटने का, वर्गीकरण का आधार यही है कि समय समय पर शिक्षार्थी का मनोवैज्ञानिक कैसा था, उस समय का समाज कैसा था, सोचता था, शिक्षक कैसा था, शिक्षक उत्तरदायी थे, शिक्षक केंद्रित था या शिक्षक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम था, बालक का व्यवहार कैसा था, विषय कौन सा पढ़ाया जाता था। इन सभी को देखते हुए इस पाठ्यक्रम के वर्गीकरण को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सर्वप्रथम आता है नैमित्तिक। ठीक है, नैमित्तिक का मतलब इंस्ट्रूमेंटल, एक प्रॉपर तरीके से अंतःक्रिया, इंटरेक्टिव, थर्ड है व्यक्तिवादी और फोर्थ है प्रगतिशील। तो ये 4 भागों में रसायन शास्त्र का पाठ्यक्रम मूल रूप से या कहते हैं व्यापक रूप से वर्गीकृत है। ठीक है, तो पहला है नैमित्तिक। ठीक है, इस प्रकार का पाठ्यक्रम कैसा आएगा, परियोजना सूचनाओं का अभिग्रहण होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल है मतलब नैमित्तिक है मतलब सूचनाओं पर आधारित था, क्योंकि पहले जब ये बहुत पुराना पाठ्यक्रम डिवाइड किया गया, पहले सिर्फ सूचनाओं पर काम होता था। जैसे सूचना मिली, जैसे चीज़ वास्तव में दिख रही थी, उस तरह का हमने ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जैसे दार्शनिक लोग देते थे, तो वो एक सूचना पर केंद्रित था। मुख्य रूप में भूमिका किसकी रहेगी, शिक्षक की रहेगी, क्योंकि शिक्षक ही बालकों को जब बताएगा तभी वो समाज, पर्यावरण, पृथ्वी सभी का ज्ञान प्राप्त करेगा। तो मूल भूमिका प्रभावी रूप से डोमिनेट करता था शिक्षक। ठीक है, कोई पाठ्यक्रम नहीं था, विषय वस्तु भी वही डिसाइड करता था और पाठ्यक्रम भी वही डिसाइड करता था। शिक्षक के ऊपर ही बच्चे डिपेंडेंट थे, जैसे गुरुकुल सिस्टम होता था। ठीक है, तो नैमित्तिक में इस तरह का पाठ्यक्रम व्यवस्था की गई थी। दूसरा आता है अंतःक्रिया। सेकेंड, जब हमें लगा कि नैमित्तिकवादी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है बच्चों के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए, तो हमने डिसाइड किया है अंतःक्रियावादी, जिसमें क्या था कि बालक एक लचीले ढंग से पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया, जिसमें वह समाज है सामाजिक तौर पर विन्यासित हो सके और समाज के प्रति इंटरेक्ट कर सके कि समाज में क्या चीज़ें चल रही है, उसके प्रति वो कैसे संवेदना रखता है, वो कैसे उसको समझता है। इन सभी बातों का उसमें ध्यान रखा गया है। ठीक है, समाज के ध्येय मुद्दे कौन से हैं, समाज के मुद्दे कौन से हैं, ठीक है, समाज की आवश्यकता क्या थी, आकांक्षाएँ क्या थी, इन सभी को
देखते हुए विषय वस्तु और क्रियाओं का संगठित किया गया। मतलब कुल मिला के अंतर क्रिया समाज पे छोड़ दी गई बालक की, कि बालक अपना समाज में रहकर वो गतिविधियों देखकर, पारिवारिक गतिविधियों को देखकर, सामाजिक कल्चर को देखकर, भाषा बोली सबको देखकर ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो इसका एक संगठित रूप से उन चीज़ों को संगठित किया गया सामाजिक तौर पर और फिर उनको बालक के सामने प्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, थर्ड आता है व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी शब्द से हम समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण करता होगा, क्योंकि पर्सनलाइजेशन हो गया, इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर छोड़ दिया गया है कि हाँ इसका विकास करने के लिए हमें व्यक्तिवादी पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें होता है कि पाठ्यक्रम में अधिकर्ता मतलब जो शिक्षण दे रहा है या सीख रहा है, सीखने वाला उसका व्यक्तिगत विकास होगा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, फिर उसकी आकांक्षा बनेगी, आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, उसमें क्रिएटिविटी कितनी है, सृजनशीलता का पता लगाया जाएगा, उसको बल दिया जाएगा। तो यहाँ छात्र की भूमिका केंद्रित थी। मतलब जो अंतर्क्रिया था वो तो सामाजिक बेस पर था कि समाज में वो किया क्या कराए, तो उसमें एक प्रकार से केंद्रित में कौन आ गया, समाज आ गया। सर्वप्रथम जो नियमितवादी में पढ़ा उसमें केंद्र में आ गया शिक्षक। इसमें आएगा बालक, क्योंकि बालक के व्यक्तिगत गुणों को परखा जा रहा है, उनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है। तो मूल केंद्रित भाव किसका रहेगा, बालक का रहेगा, जिसमें बालक की क्रिएटिविटी को समझा जाएगा, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आकांक्षा क्या है, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, इन सबको डिसाइड कर एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जो व्यक्तिवादी होगा, जिसमें बालक प्रधान होगा। ठीक है, ना पाठ्यक्रम, ना शिक्षक, ना शिक्षा संस्थान, बालक को पाठ्यक्रम में रखा गया है। अंतिम है प्रगतिशील। प्रगतिशील का मतलब होता है जो हमेशा प्रगति करता रहे, उसमें कुछ चेंजेस आए, समय के साथ भी वो प्रगति करता रहे, इस तरह का पाठ्यक्रम हमने डिसाइड किया। जिसमें प्रगतिशील बनाना है तो भाई समाज और शिक्षा के सारे पहलू को रखना पड़ेगा, किसी एक को रख नहीं सकते। तो उसमें समाज भी आ गया, व्यक्ति भी आ गया, और दोनों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और रसायन विज्ञान की मूल प्रवृत्ति, मूल प्रकृति और विज्ञान की मूल प्रवृत्ति को भी शामिल किया गया। क्योंकि रसायन विज्ञान को शामिल नहीं करेंगे या उसके विज्ञान की मूल प्रवृत्ति को शामिल नहीं करेंगे तो भी पाठ्यक्रम प्रगतिशील नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके नवीनतम स्वरूप को ध्यान में रखा गया, फिर उसको अलग अलग पैकेजों में बांट दिया, जिसमें वो लचीला और विकसित पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। ठीक है, फिर पाठ्यक्रम का प्रावधान स्थान के अनुरूप बना, फिर समय के अनुरूप भी बना कि कितने समय में क्या अध्ययन करवाना चाहिए, संसाधनों को भी लेकर बना के कौन कौन सा संसाधन उसमें उपयोगी है, कौन से अनुपयोगी है, कौन खर्चीला है, कौन कम खर्चीला है, इसको संगत करके पूरा पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया। ठीक है, इसमें रसायन के न्यूनतम तत्वों के समावेश का प्रावधान किया गया, रसायन विज्ञान के कुछ तत्वों और न्यूनतम तत्वों का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो अंतिम रूप से प्रगतिशील का आज के दौर में जो चल रहा है पाठ्यक्रम वो प्रगतिशील है, जिसमें हम लचीलेपन का फ़ायदा उठाकर उसमें कुछ भी चीज़ ऐड कर लेते हैं। समाज भी उसमें उत्तरदायित्व है, बालक तो केंद्रित है ही है, शिक्षक का भी उत्तरदायित्व है, रसायन विज्ञान की प्रकृति को भी समझाया जाता है, विज्ञान के मूल प्रावधानों को बताया जाता है, विज्ञान क्या चीज़ है उसको सबको समझाकर एक पाठ्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जिसमें संसाधन भी देखे जाते हैं, समय भी देखा जाता है, बालक की आवश्यकता, इच्छाएं, उम्मीदें भी देखा जाती है। इन सभी को ध्यान में रखकर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो पाठ्यक्रम के मूल रूप से वर्गीकरण में ये 4 वर्गीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अलग अलग समय में, अलग अलग कालों में, कालखंडों में दिए गए, अलग अलग शताब्दियों में बनाए गए। जैसे जैसे मानव प्रगति करता गया, भौतिकवाद आता गया, वैसे वैसे पाठ्यक्रम भी बदल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही पाठ्यक्रम निर्माण। कल हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान, मतलब पाठ्यक्रम निर्माण में कौन कौन सी चीज़ों का भाग लिया जाता है, कितने सोपान बनते हैं, कितने व्यवस्था होती है, इन सब चीज़ों को हम अगली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। ओके।